ठीक है भैया। तो वेव में सबसे पहले मैंने बताया था वेव मोशन क्या होती है। तो वेव मोशन क्या होती है? इज a kind of disturbance which travels through a medium to repeated vibration or oscillation of particle of the medium about their mean position, the disturbance being handed over one particle to another particle। कह रहा है भैया कि जो वेव होती है वो क्या एक्चुअल में क्या भैया डिस्टर्बेंस है जो आगे की तरफ फ्लो करती है, और यह डिस्टर्बेंस पार्टिकल के वाइब्रेशन की वजह से होती है। कैसी होती है? तो सुनिए, ये जो डिस्टर्बेंस फ्लो करती है वो पार्टिकल के वाइब्रेशन की वजह से। अगर पार्टिकल वाइब्रेट नहीं करेगा तो वेव आगे नहीं चलेगी। ठीक है भैया। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, स्टील के अंदर अगर आप थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट करो और मिट्टी पे डिस्टर्बेंस क्रिएट करो तो आप देखोगे वेव कहां पे बनती है? स्टील के अंदर, क्योंकि स्टील के अंदर पार्टिकल ऑसिलेट करता है तो वेव भी ट्रेवल करती है। लेकिन अगर मैं मिट्टी के अंदर या जमीन के ऊपर डिस्टर्बेंस क्रिएट करूं तो डिस्टर्बेंस आगे फ्लो नहीं करती। रीजन यही है कि भैया पार्टिकल जो है वहां का वाइब्रेट नहीं करता। ठीक है भैया। तो मैंने और ये बता रखा है कि जो डिस्टर्बेंस है वो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल, फिर दूसरे पार्टिकल से तीसरे पार्टिकल, फिर तीसरे पार्टिकल से चौथे पार्टिकल, ऐसे क्या होगी भैया? आगे बढ़ती चली जाएगी। ठीक है भैया। फिर मैंने कहा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन। वेव मोशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है भैया कि वेव जो होती है वो मीडियम के पार्टिकल के ऑसिलेशन की वजह से आगे ट्रेवल करती है। अगर उस मीडियम के पार्टिकल्स ऑसिलेट कब करते हैं? तो जब वो मीडियम जो भैया इलास्टिक हो, पार्टिकल का नेचर क्या भैया? रीस्टोरिंग हो, मतलब वो अपनी मीन पोजीशन पे आ सके, और पार्टिकल के पास मास हो। ये तीन कंडीशन लिखवाई थी मैंने ऑसिलेशन के लिए। पहला क्या होना चाहिए? मीडियम शुड बी इलास्टिक, ताकि वो पार्टिकल जो गया ऊपर उसको वापसी ले। दूसरा, जो पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है उसका मास होना चाहिए, और मास नहीं होगा तो क्या होगा भैया? अगर मास नहीं होगा तो मीन पर आते आते काइनेटिक एनर्जी एक्वायर नहीं कर पाएगा, और अगर काइनेटिक एनर्जी मीन पर नहीं रहेगी तो वो नीचे फिर दोबारा से वापसी नहीं जाएगा। ठीक है भैया। और उस मीडियम का मिनिमम फ्रिक्शन होना चाहिए ताकि पार्टिकल लगातार क्या करे भैया? ऑसिलेट कर सके और वेव क्या हो? आगे बढ़ती जाए। दूसरा भैया कह रहे भैया जब वेव मोशन होती है तो वेव मोशन में पार्टिकल नहीं चलता, केवल क्या चलती है? एनर्जी, जो आपने एनर्जी दे रखी है। पार्टिकल को एनर्जी दी, पार्टिकल अपनी जगह पे ऑसिलेट कर रहा है, और उसके ऑसिलेशन की वजह से ये एनर्जी इस पे गई, फिर ये एनर्जी इस पे गई, ये एनर्जी। एक्चुअली वेव मोशन में पार्टिकल की मूवमेंट नहीं होती, पार्टिकल अपनी जगह पे मूवमेंट करता है, बस आगे कौन बढ़ता है? एनर्जी बढ़ती है। उसके बाद फिर बताया था कि जो वेव बढ़ती है तो उसको बढ़ने में क्या लगता है? समय लगता है, टाइम लगता है। एक पहला पार्टिकल के पास एनर्जी दी मैंने, वो वाइब्रेट हुआ, फिर वो एनर्जी क्या हुई? दूसरे पार्टिकल के पास गई, वो वाइब्रेट हुआ, फिर एनर्जी अगले से ऐसे ऐसे क्या हुई भैया? आगे बढ़ती चली गई। ठीक है भैया। उसके बाद फिर आ रहा भैया, हाँ, कह रहा भैया कि जो पार्टिकल होता है ना, पार्टिकल की वेलोसिटी, जब मैं ऑसिलेशन की बात करता हूँ या वेव की बात करता हूँ तो उसमें जो पार्टिकल की वेलोसिटी होती है ना वो लगातार बदलती रहती है। जब वो मीन पे रहेगा तो मैक्सिमम रहती है, एक्सट्रीम पे जाते जाते स्लो होती जाती है, और एक्सट्रीम पे वैल्यू क्या होती है? जीरो जाती है। फिर वो मीन की तरफ आता है तो फिर क्या होती है? उसकी वैल्यू बढ़ती आती जाती है, मीन पर फिर आके क्या होती है? मैक्सिमम हो जाती है, मीन पर फिर मैक्सिमम हो जाती है, और उसके बाद फिर वो उसी एनर्जी का इस्तेमाल करके नीचे वाले एक्सट्रीम की तरफ जाता है, उसकी वेलोसिटी फिर कम होने लगती है, एक्सट्रीम पर पहुंचते जाती है, फिर वेलोसिटी क्या होती है? जीरो हो जाती है। फिर पोटेंशियल, आपको पता है इलास्टिक है मीडियम, तो वापसी क्या करेगा? वो मीन की तरफ लाएगा खींच के। ठीक है भैया। तो कह रहा है भैया कि जो पार्टिकल की वेलोसिटी होती है ना वो लगातार बदलती रहती है, मीन पर मैक्सिमम, एक्सट्रीम पर जीरो। लेकिन भैया जो वेव की वेलोसिटी है, मतलब एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में एनर्जी गई, फिर दूसरे पार्टिकल से तीसरे पार्टिकल में एनर्जी गई, फिर तीसरे से चौथे में एनर्जी गई, इस तरीके से भैया वो जो एनर्जी का फ्लो हो रहा है वो क्या है भैया? कांस्टेंट है। ठीक है भैया। फिर उसके बाद बता दो भैया कि हाँ, कह रहा है कि अगर ऑसिलेशन हो रही है या वेव प्रोड्यूस कर रहा है, वेव चल रही है किसी मीडियम में, तो उस मीडियम के पास तीन प्रॉपर्टी होनी चाहिए। पहला क्या है भैया? इनर्शिया। क्या करता है इनर्शिया? तो भैया जब पार्टिकल एक्सट्रीम पर चला जाता है, मतलब इनर्शिया मतलब मास होना चाहिए पार्टिकल के पास जो ऑसिलेट कर रहा है, अगर उसके पास मास होगा तभी आपकी वेव बन पाएगी, तभी वो पार्टिकल भी क्या करेगा? ऑसिलेट कर पाएगा। मास से क्या रीजन होता है? तो भैया मास प्रोवाइड करता है इनर्शिया। क्या प्रोवाइड करता है? और इन शॉर्ट कह दो काइनेटिक एनर्जी। क्या करता है? क्योंकि काइनेटिक का फॉर्मूला क्या है? हाफ mv स्क्वायर। तो ये भी है, जब हमने एनर्जी उसको दी, एनर्जी लेकर के कहां चले गया वो? एक्सट्रीम पर। तो उस इलास्टिसिटी क्या करती है?
उसको दोबारा से कहाँ लाती है, मीन पर। जब वो मीन पर ला रही थी इलास्टिसिटी, तो उसके पास क्या आ गई भैया, काइनेटिक एनर्जी। और उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो मीन पर नहीं रुका, वो मीन को ओवरशूट करता हुआ क्या हुआ, एक्सट्रीम पर चला गया। ठीक भैया, फिर नीचे क्या आ गई भैया, इलास्टिसिटी वापस उसको कहाँ लाएगी, मीन पर। मीन पर फिर क्या आएगी भैया, मास की वजह से काइनेटिक एनर्जी। बार बार ये प्रोसेस होता रहेगा, यानी पार्टिकल के पास, उस मीडियम के पार्टिकल के पास मास होना चाहिए, इनर्शिया होना चाहिए, दूसरा चलता रहेगा। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो चलता रहेगा, बाकी ऐसा होता नहीं है। ठीक है, दूसरा इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या करती है भैया, पार्टिकल को जब हम डिस्टर्ब करते हैं और वो एक्सट्रीम पर पहुंच जाता है, तो अगर मीडियम इलास्टिक नहीं है तो दोबारा वो मीन पर वापसी नहीं आएगा। तो इलास्टिसिटी की वजह से ही क्या करता है भैया, वो अपने मीन पर आ पाता है। समझ गए। तीसरा भैया मिनिमम फ्रिक्शन। मीडियम का भैया फ्रिक्शन मिनिमम होना चाहिए, अदरवाइज उसमें वेव फ्लो ही नहीं कर पाएगी। क्यों, क्योंकि अगर पार्टिकल, आपको पता है वेव कब फ्लो करती है, जब पार्टिकल ऑसिलेट करता है। अब मीडियम का फ्रिक्शन ज्यादा है तो पार्टिकल ऑसिलेट कम कर पाएगा और वेव भी ज्यादा अच्छे से नहीं बन पाएगी। और अगर वेव को बनना है तो भैया पार्टिकल लगातार क्या करे भैया, ऑसिलेट करे। और ऐसा जब ही पॉसिबल है जब आपका मीडियम उस पार्टिकल के ऑसिलेशन में मिनिमम फ्रिक्शन ऑफर कर रहा हो। क्लियर है भैया। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने बताया था भैया टाइप्स ऑफ वेव। टाइप्स ऑफ वेव में भैया हमें जो पढ़ना है वो है मैकेनिकल वेव। अब मैकेनिकल वेव क्या होती है, तो ऐसी वेव जिनको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता है, वो वैक्यूम में नहीं चल सकती। ठीक भैया, तो ऐसी वेव जिनको मीडियम की आवश्यकता पड़ती है, उन्हीं ऐसी वेव्स को मैकेनिकल वेव कहते हैं। और इस मैकेनिकल वेव में दो टाइप है, एक है लॉन्गिट्यूडनल वेव, दूसरा है ट्रांसवर्स वेव। बता दो भैया लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव वो वेव होती है जिसमें जिस डायरेक्शन में वेव चल रही है उसी डायरेक्शन में आपका पार्टिकल भी क्या करता है भैया, वाइब्रेट करता है। साउंड जो है भैया वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, क्योंकि अगर आप देखो भैया मैं बोल रहा हूँ, ऐसे बोल रहा हूँ, तो साउंड क्या हो रहा है, ऐसे ट्रेवल कर रहा है, पीछे भी जा रहा होगा, लेकिन मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऐसे ट्रेवल कर रहा है, ऐसे ट्रेवल कर रहा है, ऐसे ट्रेवल कर रहा है, मतलब आगे की तरफ जा रहा है। हर डायरेक्शन में क्या होगा, आगे की तरफ जा रहा है। ठीक है भैया, तो साउंड आगे की तरफ जा रहा है। तो जब साउंड आगे बढ़ता है ना, तो भैया एक चीज होती है। अब वो क्या होती है भैया, तो देखिए एयर के मॉलिक्यूल एक बार ही पास में आते हैं T1 टाइम में, ठीक है, फिर यही मॉलिक्यूल क्या होते हैं भैया, दूर चले जाते हैं T2 टाइम। फिर यही मॉलिक्यूल क्या होते हैं, T1 टाइम में फिर पास आते हैं। ये एक ही जगह पे हो रहा है लेकिन अलग अलग टाइम पे हो रहा है, इसलिए मैं एक अलग अलग बना रहा हूं। ठीक है भैया, ये T1 टाइम पे हुआ, ये T2 टाइम पे हुआ, ये T1 टाइम पे हुआ। तो पार्टिकल जिस डायरेक्शन, वेव ऐसे चल रही है, साउंड ऐसे ट्रेवल कर रहा है, और पार्टिकल भी क्या कर रहा है, ऐसे ही ऑसिलेट कर रहे हैं। इस तरह की वेव को, जिसमें वेव की मोशन की डायरेक्शन में पार्टिकल ऑसिलेट करता है, ऐसी वेव्स को हम क्या कहते हैं भैया, लॉन्गिट्यूडनल वेव। बेस्ट एग्जांपल है मोशन ऑफ साउंड इन एयर। साउंड का मोशन एयर के अंदर जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है भैया, अगला है भैया ट्रांसवर्स वेव। क्या है, अब ये ऐसी वेव होती है जिनको, खैर इनके तो बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन हम मैकेनिकल की बात कर रहे हैं, तो मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव वो होती है जो किसी मीडियम में प्रोड्यूस होती है। ठीक है भैया, जैसे स्ट्रिंग में, गिटार के स्ट्रिंग में आप जब जर्क मारते हो तो वहां पर जो वेव आ रही है स्ट्रिंग के अंदर, वो क्या है भैया, ट्रांसवर्स है। अब ट्रांसवर्स क्यों है, क्योंकि आपको पता भैया वेव तो ऐसे चल रही है, स्ट्रिंग में ऐसे चलती है, लेकिन पार्टिकल क्या करता है, ऐसे वाइब्रेट करता है। क्या करता है, स्ट्रिंग का पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट करता है ना, तो भैया पार्टिकल वेव की मोशन के क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहा है यहाँ पर। तो इसलिए इस मोशन को हम कहते हैं भैया ट्रांसवर्स वेव मोशन, और इसको मीडियम की आवश्यकता है, इसलिए मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। कैसे कहते हैं, मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव। इसका बेस्ट एग्जांपल है वेव इन स्ट्रिंग ऑफ गिटार, या वेव इन द मेम्ब्रेन ऑफ तबला। ठीक है भैया, और वेव इन दी वॉल। अगर मान लीजिए आप दीवार में हथौड़ी से पीट रहे हो, जब कोई कील वील गाड़ते हो, तो हथौड़ी जब दीवार पे लगती है तो दीवार भी क्या करती है, झन करती है ना। तो इसका मतलब क्या है भैया, कि वो मीडियम वाइब्रेट करने लगा। ये भैया वेव आगे बढ़ गई, दूर दूर तो मतलब हर जगह महसूस होती है ना। तो वेव तो दीवार के सारे चल रही है, लेकिन दीवार के पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं। वेव ऐसे चल रही है लेकिन दीवार के पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, तो ये भी क्या है, ट्रांसवर्स वेव है। समझ गए भैया, ध्यान रखना। पानी में पत्थर मारोगे वो भी क्या है, ट्रांसवर्स वेव है, क्योंकि भैया पानी ऐसे ऑसिलेट करता है अपनी जगह पे, वेव आगे बढ़ती है। देखा होगा, ऐसे आता है फिर ऊपर नीचे ऐसे करता है, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, जो ऊपर जाता है क्रस्ट, जो नीचे आता है ट्रफ। ठीक है भैया, पार्टिकल अपनी जगह पे ही ऑसिलेट करता है। बस वेव क्या होती है, एनर्जी आगे, वेव मतलब एनर्जी आगे फ्लो करती है। अब देखिए भैया, फिर मैंने बताया था भैया दूसरे टाइप है। ठीक है, दूसरा टाइप है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये आउट ऑफ सिलेबस है, बता दूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी वेव होती है
जिनको चलने के लिए किसी प्रकार के मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती। एग्जांपल में स्पीड ऑफ लाइट, अभी ज्यादा इसके बारे में नहीं पढ़ना है, ध्यान रखना, ठीक है भैया। उसके बाद अभी मैटर वेव। मैटर वेव आपने केमिस्ट्री में सेकंड चैप्टर में डी ब्रोगली वेव पढ़ा होगा। तो डी ब्रोगली वेव जो होती है उसी को हम मैटर वेव कहते हैं। जब ये वेव जब आती है जब छोटे पार्टिकल्स के अंदर क्या होती है भैया, मोशन होती है, ठीक है। द वेव एसोसिएटेड ड्यू टू द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, ठीक है। जब छोटे पार्टिकल मूव करते हैं तो उसकी वजह से जो वेव आती है उसी को हम क्या कहते हैं भैया, डी ब्रोगली वेव या मैटर वेव कहते हैं। और अभी इसके बारे में भी हमें नहीं पढ़ना डिटेल में, आगे पढ़ेंगे, ठीक है भैया। अब आते हैं सम इंपोर्टेंट टर्म्स का डेफिनेशन कनेक्टेड विद वेव मोशन। तो भैया कुछ डेफिनेशन है, जैसे आपका हो गया भैया पहला, एम्पलीट्यूड क्या होता है। तो भैया देखिए, जब पार्टिकल ऑसिलेट करता है तो ये मीन पोजीशन होती है, और पार्टिकल ऑसिलेट करके जो सबसे ऊपर की तरफ जाता है एक्सट्रीम पोजीशन का मीन, इट इज द परपेंडिकुलर सेपरेशन इन बिटवीन एक्सट्रीम एंड, ये मीन पोजीशन है और ये क्या है भैया, एक्सट्रीम पोजीशन है। तो इट इज द परपेंडिकुलर सेपरेशन इन बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम, या फिर मैक्सिमम सेपरेशन ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन के बीच की दूरी को ही हम क्या कहते हैं भैया, एम्पलीट्यूड कहते हैं। एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, मीटर होती है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्या होती है, ठीक है भैया। आगे लिखते हैं भैया टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, तो भैया एक वेव को कंप्लीट होने में, वेव यहां से देखिए पार्टिकल ऊपर गया, पार्टिकल नीचे आया, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा, ऊपर गया, नीचे आया, नीचे गया, ऊपर आया, ऐसे करने में जितना टाइम लगता है उसी को टाइम पीरियड कहते हैं। लेकिन अगर वेव को देखोगे तो ये वेव के लिए टाइम पीरियड कुछ इस तरीके का होता है। वेव यहां से स्टार्ट हुई और यहां पर जब आके खत्म होती है, वही तो हुआ है। पहले पार्टिकल कहां गया, ऊपर, फिर पार्टिकल कहां है, फिर कहां गया है, फिर कहां गया है। अब मैं आगे इसे ऐसे क्यों बना रहा हूं, क्योंकि टाइम भी बीत रहा है। अगर मैं टाइम, इसमें टाइम नहीं दिख रहा आपको, लेकिन इसमें टाइम भी दिख रहा है। तो इसीलिए भैया जब भी आप वेव की मोशन को बनाओगे और टाइम भी कंसीडर करके चलोगे, इसमें कोई टाइम नहीं बीत रहा, ये क्योंकि पार्टिकल एक ही जगह पर है, ठीक है भैया। इसमें टाइम भी बीत रहा है, पार्टिकल भी ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया। कहां पे, मैं कह रहा हूं इस डायग्राम में टाइम को रिप्रेजेंट नहीं किया गया है, ठीक है। हाँ, तो ये फिर ऐसे बनेगा डायग्राम, फिर यहां से यहां तक का जो टाइम होता है उसी को कहते हैं भैया टाइम पीरियड। द टाइम टेकन बाय द वेव टू कंप्लीट वन साइकिल, एक साइकिल को कंप्लीट करने में जो भी वेव टाइम लेती है उसी को हम क्या कहते हैं भैया, टाइम पीरियड कहते हैं। और उसके बाद आता है ये फ्रीक्वेंसी, क्या आता है, एक सेकंड में पार्टिकल जितनी बार ऑसिलेट करता है, और एक ऑसिलेशन का मतलब होता है ऊपर गया, नीचे आया, नीचे गया, एक ऑसिलेशन हो गया, मतलब ये एक ऑसिलेशन हो गया। तो एक सेकंड में जितनी भी ऑसिलेशंस होती है उसी को हम क्या कहते हैं भैया, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकंड, एक सेकंड के अंदर जो भी ऑसिलेशन हो रही है उसी को हम क्या कहते हैं भैया, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का क्या होता है भैया, रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है, ये एक्चुअल में क्या है भैया, एक सेकंड, क्या है, एक सेकंड के अंदर जितनी भी वाइब्रेशंस होंगी, जितनी भी, दिमाग लगाइए, ये क्या है, एक ऑसिलेशन का। ये फॉर्मूला कैसे बनाइए, ध्यान दीजिए भैया। फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/t फॉर्मूला कैसे आता है आपको पता होगा, नहीं पता होगा, लेकिन डेफिनेशन क्या कह रही है भैया, कि एक सेकंड के अंदर जितनी भी ऑसिलेशंस होती है उसी को हम क्या कहते हैं भैया, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब देखिए ये क्या है, एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड, और ये क्या है, एक सेकंड। तो अब एक बात बताओ, मान लीजिए मैं कह रहा हूं एक वेव है जिसकी ऑसिलेशन का टाइम पीरियड 0.2 सेकंड है। क्या है, एक वेव है जिसकी ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या है, 0.2 सेकंड है। हम जानते हैं भी हमारे पास कुल कितना टाइम गिवन है, एक सेकंड। तो एक सेकंड के अंदर ऐसी 0.2 ऑसिलेशन वाली वेव कितनी बनेगी, 5। कैसे निकलेगा ये, 1 डिवाइड बाय 0.25, ठीक है। एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है भैया आपका, तो भैया ये जो टाइम है, एक सेकंड डिवाइड बाय एक वेव को बनने में कितना टाइम लग रहा है, तभी आपका ये फॉर्मूला आता है 1/f, ठीक है भैया। तो जैसे एक सेकंड में कितनी टाइम पीरियड वाली वेव कितनी बनेगी, तो भैया आपको पता 1 डिवाइड बाय 0.25 यानी 5 वेव बन जाएंगी एक सेकंड में, यानी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 5। तो इसी तरीके से इसका फॉर्मूला भी आया। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज होती है, या पर सेकंड भी, HERTZ, या हाँ, या HZ भी लिख सकते हो, या पर सेकंड भी लिख सकते हो आप, ठीक है भैया। उसके बाद आते हैं भैया, ध्यान दीजिए, वेवलेंथ। तो भैया देखिए, वेवलेंथ की सिंपलेस्ट डेफिनेशन बता रहा हूं मैं आपको, कि एक ऑसिलेशन में वेव जितना डिस्टेंस कवर करती है,
एक ऑसिलेशन में जितना डिस्टेंस कवर करेगी वेव, एक पार्टिकल ऑसिलेट हुआ, उस पार्टिकल के ऊपर जाने में, नीचे आने में, नीचे जाने में, फिर ऊपर आने में, वेव तो एक जगह रहेगी नहीं, वेव तो आगे बढ़ती रहेगी ना लगातार। तो इस पार्टिकल के ऊपर जाने में, नीचे आने में, नीचे जाने में, ऊपर आने में जितना डिस्टेंस वेव आगे बढ़ चुकी है उसी को हम क्या कहते हैं भैया, वेव लेंथ कहते हैं। तो भैया देखिए भैया, पार्टिकल ऊपर गया, वेव यहाँ पे पहुंच गई, पार्टिकल नीचे आया तो वेव यहाँ पहुंच गई, इतनी दूरी कवर कर ली, ठीक है। पार्टिकल फिर नीचे गया तो वेव यहाँ पे आ गई, पार्टिकल फिर ऊपर आ गया तो वेव यहाँ पर आ गई। तो ये जो दूरी होती है इसी को हम क्या कहते हैं भैया, वेव लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव, क्या है भैया आपका, ठीक है, इन वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन में जो वेव डिस्टेंस कवर करती है उसी को हम क्या कहते हैं भैया, वेव लेंथ कहते हैं। ठीक है भैया, वेव लेंथ एसआई यूनिट क्या होती है भैया, मीटर होती है, ठीक है। चलो, और उसके बाद आता है भैया वेव नंबर। क्या होता है भैया, वेव नंबर क्या है भैया, 1 मीटर के अंदर जितनी भी वेव्स आती हैं आपकी उसी को हम क्या कहते हैं भैया, वेव नंबर कहते हैं। मान लीजिए, चलो समझते हैं इसको, 1 मीटर के अंदर ये आपका 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, यहां से यहां तक का दूरी कितनी है भैया, 1 मीटर। कितनी वेव बनी है, 1 2 3 4, यानी वेव का नंबर क्या होगा, 4 है भैया। 1 मीटर के अंदर जितनी भी वेव्स आती है उसी को हम क्या कहते हैं भैया, वेव नंबर कहते हैं। अब ये कैसे निकलेगा, तो भैया आपको पता होना चाहिए भैया, मान लीजिए इस वेव की लेंथ क्या है भैया, 0.3 मीटर। क्या है भैया, 0.4 मीटर लिख लो। इस वेव की वेवलेंथ क्या है, आपके पास कुल कितना डिस्टेंस है, 1 मीटर का। ऐसी 0.4 वाली डिस्टेंस वाली वेव कितना बनेंगी, तो भैया 1 डिवाइड बाय कुल डिस्टेंस, और एक वेव कितना डिस्टेंस दे रही है, इतना। तो सॉल्व करोगे तो क्या होगा भैया, आपका जो भी आएगा, ठीक है भैया। अब मैं ऐसी एग्जांपल दे रहा था, बाकी 1 मीटर में जितनी भी नंबर ऑफ वेव्स आए उसी को हम क्या कहते हैं भैया, वेव नंबर कहते हैं। ठीक है भैया, 1 मीटर में जितनी वेव्स आती है उसी को हम क्या कहते हैं भैया, वेव नंबर। और वो कैसे निकलता है, डिस्टेंस जो कि क्या है 1 मीटर, और एक वेव की वेवलेंथ। डिस्टेंस 1 मीटर और एक वेव की वेवलेंथ, वही क्या देती है भैया, वेव नंबर। वेव नंबर का फॉर्मूला आपका 1 बाय में लैम्डा इसलिए होता है, ठीक है भैया, 1 बाय में लैम्डा इसलिए होता है। उसके बाद आते हैं भैया एंगुलर वेव नंबर। क्या है भैया, देखिए एक्चुअल में क्या है कि पर्टिकुलर एंगल के अंदर कितनी वेव्स बन रही है, पर्टिकुलर एंगल के अंदर कितनी वेव्स बन रही है, या फिर 2 पाई, समझ गए भैया। अरे यार क्या हो गया, 1 सेकंड जाओ, बोल। एक सेकंड जाओ, ठीक है। अब देखिए भैया, एंगुलर वेव नंबर का मीनिंग क्या है, तो जैसे 1 मीटर के अंदर आपने देखा कितनी वेव बन रही है, तो 1 बाय में लैम्डा कर दिया। वैसे ही 2 पाई एंगल, ध्यान दीजिए भैया, 2 पाई एंगल के अंदर कितनी वेव्स बन रही है उसी को हम क्या कहते हैं भैया, एंगुलर वेव नंबर। क्या कहते हैं उसे, 1 मीटर के अंदर जितनी वेव्स बनती है उसी को हम कहते हैं भैया वेव नंबर। और 2 पाई के अंदर कितनी वेव बनेगी, तो क्या होगा, 2 पाई डिवाइड बाय लैम्डा इक्वल्स टू में एंगुलर वेव नंबर कहलाता है। समझ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो आगे बढ़ते भैया। एंगुलर फ्रीक्वेंसी कुछ भी नहीं है। देखिए भैया, मान लीजिए 1 सेकंड में एक पार्टिकल ने, ध्यान दीजिए भैया, 1 सेकंड में एक पार्टिकल ने, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है, ठीक है। 1 सेकंड में एक पार्टिकल ने 2 पाई का एंगल कवर किया। कितना किया, ये 1 सेकंड का एंगल है, और जो 1 सेकंड का एंगल होता है वही क्या कहलाता है भैया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी। याद है, 1 सेकंड में जितना कोई भी चीज 1 सेकंड में जितना भी डिस्टेंस कवर किया जाता है उसको वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, मतलब 1 सेकंड में 4 मीटर का डिस्टेंस हो गया तो वेलोसिटी क्या होगी, 4 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में 10 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया गया तो वेलोसिटी क्या होगी, 10 मीटर पर सेकंड। ऐसे ही 1 सेकंड में जितना एंगल कवर किया जाता है वही क्या कहलाता है भैया, एंगुलर वेलोसिटी। क्या कहलाता है, एंगुलर वेलोसिटी। तो ये देखिए भैया, तो आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला याद है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये वेलोसिटी का था।
लेकिन मैं एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहा हूं तो ये क्या होगा, एंगल अपॉन में टाइम, इतना एंगल इतने टाइम में। ये क्या देता है भैया, 1 मीटर, ये जो रेशियो होता है ना वो देता है 1 मीटर डिस्टेंस 1 सेकंड का। ये क्या देगा, एंगल 1 सेकंड का, एंगल 1 सेकंड का। और अगर मैं एक साइकिल की बात करूं, पूरी एक साइकिल की, फॉर अ कंप्लीट साइकिल, तो फॉर अ कंप्लीट साइकिल में कितना एंगल बनता है, 2 पाई, और टाइम कितना लगता है, कैपिटल टी। क्या लगता है, तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला ये और एक और बन जाता है 2 पाई 1 बाय में टी। 1 बाय में टी क्या होता है भैया, आपको याद होगा, फ्रीक्वेंसी। ठीक है भैया, ये हो गया। आगे बढ़ते भैया, ठीक है। देखिए ट्रांसवर्स वेव की स्पीड, ठीक है भैया, स्ट्रिंग के अंदर, तो ट्रांसवर्स वेव की स्पीड स्ट्रिंग के अंदर निकालने का फॉर्मूला क्या है आपका, देखिए भैया बहुत आसान है। स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग, तो भैया देखिए ये स्ट्रिंग है, इस पे आपने खिंचाव कितना रखा है, टी, और इसका कुल मास इतनी, इसकी कुल लेंथ कितनी है, एल, और यहां से यहां तक इसका कुल मास क्या है, एम। तो स्मॉल एम कैसे निकलेगा, स्मॉल एम क्या है, मास पर यूनिट लेंथ है, क्या है, तो कुल मास कितना है, एम, कुल लेंथ कितनी है, तो एम अपॉन में एल क्या हो गया, मास पर यूनिट लेंथ आ गया, 1 यूनिट लेंथ का मास। तो कहता है भैया जो वेलोसिटी है वो इस पे डिपेंड करती है, मास पर यूनिट लेंथ पर, और जो वेलोसिटी वो डिपेंड करती है टेंशन पर। भैया अगर इन दोनों कंबाइन करोगे तो ये क्या होगा, टी की पावर के लगाओगे यहाँ पे, के टी की पावर ए स्मॉल एम की पावर बी। उसके बाद वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी माइनस 1 होता है, के का कोई डायमेंशन नहीं होता, टी टेंशन बोले तो फोर्स, क्या, एम एल टी माइनस 2 की पावर क्या हो गया ए, और ये मास पर यूनिट लेंथ है, तो मास पर यूनिट लेंथ का डायमेंशन क्या होगा, एम एल की पावर -1 की पावर बी। इसे सॉल्व करोगे, यहाँ पर एम नहीं है तो लिख दीजिए एम की पावर 0, एल की पावर 1, टी की पावर -1, और ये क्या हुआ, एम की पावर ए और एम की पावर बी, तो एम की पावर ए प्लस बी, एल की पावर ए और एल की पावर -b, और टी की पावर -2a। भैया ये हो गया। उसके बाद आप ए की वैल्यू निकालोगे तो वो भी हाफ आएगी, और बी की वैल्यू निकालोगे तो वो -हाफ आएगी, क्या आएगी। अब उसको यहाँ पे रखोगे तो आपका जो फॉर्मूला बनता है के इक्वल्स टू में टी अपॉन में टी की पावर हाफ और एम की पावर क्या होगा, हाफ। उसके बाद सॉल्व करोगे के की वैल्यू 1 रखने के बाद, तो ये आएगा टी अपॉन में एम, यानी स्ट्रिंग के अंदर जो आपकी वेलोसिटी होती है ट्रांसवर्स वेव की, वो ये होती है अंडर टी अपॉन में एम। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर एक न्यूमेरिकल कराया था सिंपल सा, कि एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर टेंशन क्या है भैया, 600 न्यूटन, क्या है, 600 न्यूटन, ठीक है भैया। और उसका मास पर यूनिट, कुल मास कितना रखा है भैया, 2 किलोग्राम, अरे ऐसे कह दिया हूँ, ठीक है। और उसकी लेंथ कितनी है भैया, 1 मीटर, क्या है, टेंशन इतना है, मास इतना है, लेंथ इतनी है, तो क्या निकालोगे, मास पर यूनिट लेंथ, एम अपॉन में एल होता है, ये 2 kg डिवाइड बाय 1 मीटर। सॉल्व करोगे तो 2 kg पर मीटर आ गया स्मॉल एम, ठीक है। उसके बाद वेलोसिटी आपको पता ही है, टी अपॉन में एम, टी की वैल्यू क्या है भैया 600, और एम की वैल्यू क्या है भैया 2। सॉल्व कीजिए तो 300, और इसको सॉल्व करोगे 10 अंडर रूट में 3 आ गया आपका आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं है। इस तरीके से आपको ये वाले क्वेश्चंस करने आसान होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है भैया वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन लिक्विड और एयर, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन लिक्विड एंड एयर, देखिए velocity of liquid wave in एयर या लिक्विड, एयर या लिक्विड के अंदर वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव देख रहे हैं, ठीक है भैया। तो बता रहा है भैया कि जो वेलोसिटी बल्क मॉडुलस पे डिपेंड करती है, क्योंकि आए देखिए बल्क मॉडुलस क्यों बोल रहा हूं मैं, ध्यान दीजिए भैया, बल्क मॉडुलस क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है भैया, जब एयर के अंदर साउंड चलता है तो कंप्रेशन रेयर फ्रिक्शन, कम कभी मॉलिक्यूल पास में आते हैं, जब पास में आएंगे, ध्यान दीजिए भैया, जब कंप्रेशन बनेगा, अगर आपने साइड में लिखना है तो यहाँ ये कंप्रेस रीजन है, क्या ये, फिर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, दूर दूर रहते हैं। तो एक चीज ध्यान में रखना,
ऑसिलेशन हो रही है इसके अंदर। देखिए भैया, ये कंप्रेशन है, एयर फ्रिक्शन, इसके बारे में थोड़ा लिख लेना साइड में कि कंप्रेशन रीजन का वॉल्यूम क्या होता है, कम हो जाता है। क्या होता है? वॉल्यूम कम हो गया। जहां वॉल्यूम कम होता है वहां पे डेंसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। टेम्परेचर क्या होता है भैया, बढ़ जाता है, क्योंकि रीजन का पतला कम हो गया, मॉलिक्यूल अब छोटे दायरे में आ गया, तो भैया जाहिर सी बात है क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अब मैं बात करता हूँ भैया रेयर फ्रिक्शन वाले मीडियम की, तो वॉल्यूम क्या होता है भैया, बढ़ जाता है, डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, टेम्परेचर भी क्या होता है, कम हो जाता है। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है भैया। कंप्रेस पार्ट और रेयरफाइड पार्ट के साथ ये होता है। तो कह रहा है भैया वेलोसिटी जो साउंड की होती है वो डिपेंड करती है बल्क मॉडुलस में, वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड करती है डेंसिटी पर। बल्क मॉडुलस का डायमेंशन हुआ, चुप हो जा, ml की पावर -1 d की पावर -2 होता है, और डेंसिटी का डायमेंशन होता है m मीटर पर kg पर मीटर, जो होता है ना l की पावर -3। ठीक है भैया, इसको सॉल्व करोगे तो आपका फॉर्मूला आएगा √b/ρ। तो आपकी वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर और लिक्विड ये होता है आपका, ठीक है भैया। उसके बाद वेलोसिटी ऑफ साउंड इन रॉड, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन रॉड, साउंड इन रॉड। तो ये देखिए वो डिपेंड करता है यंग मॉडुलस पे, रॉड के अंदर वेलोसिटी, और दूसरा डिपेंड करता है उसकी डेंसिटी पर। इसको कंबाइन करोगे तो ये आएगा आपका y/ρ। ठीक है भैया, ये आ गया आपका, इस फॉर्मूले को दोनों को ध्यान रखना है, ठीक है भैया। उसके बाद है भैया न्यूटन्स एरर एंड लैप्लास करेक्शन। ठीक है बेटो, इस चीज को ध्यान रखना, इसे लिख लो, न्यूटन्स एरर एंड लैप्लास करेक्शन। देखिए न्यूटन्स ने बोला आइसोथर्मल प्रोसेस है, क्या है, तो आइसो है तो भैया पता है पीवी इक्वल्स में क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो डी क्या होगा भैया, वी बाहर डीपी, पी बाहर डीवी, ये क्या हो गया 0, पी डीवी बराबर में -वी डीपी। तो पी क्या होगा भैया -वी डीपी अपॉन में क्या हो जाएगा भैया डीवी। इसको सॉल्व करोगे तो ये जाएगा डीपी अपॉन में डीवी अपॉन में वी माइनस, ये क्या हुआ भैया बल्क मॉडुलस हो गया। और आपको पता भैया वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या थी, अभी बताया था बल्क मॉडुलस अपॉन में डेंसिटी, लेकिन बल्क मॉडुलस की वैल्यू किसके आ रही है, प्रेशर के बराबर, डेंसिटी आ गई। ये किसका प्रेशर है भैया, एयर प्रेशर, और ये क्या है भैया एयर डेंसिटी। तो एयर प्रेशर क्या होता है 1.01 × 10⁵ और डेंसिटी क्या होती है 1.27। सॉल्व कीजिए 280 मीटर पर सेकेंड आ गया, विच इज इनकरेक्ट वैल्यू। क्या है, इनकरेक्ट वैल्यू। ठीक है भैया, न्यूटन ने बोला भैया आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस होगा तो हीट का, देखिए भैया जो कंप्रेस पार्ट है और जो रेयरफाइड पार्ट है दोनों का टेम्परेचर क्या होना चाहिए भैया, सेम होना चाहिए अगर आइसोथर्मल है। लेकिन आइसोथर्मल, देखिए अब इन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि भैया जहां पे कंप्रेस हो रहा है ना वहां से हीट निकल के कहां पे जाए, एक्सपेंड पार्ट पे। ठीक है, इन्होंने ये बोला। अब ये बोलकर क्या हुआ, अब ये इन्होंने बताया भैया आइसोथर्मल है, लेकिन देखा तो भैया वैल्यू क्या आ रही है, इनकरेक्ट आ रही है। फिर लैप्लास है, क्या हुआ, आइसो, लैप्लास है, लैप्लास ने बोला ये नहीं एडियाबैटिक है, क्या है एडियाबैटिक है। और इन्होंने स्टेटमेंट दी, पहली स्टेटमेंट क्या दी कि द प्रोसेस द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 2 लार्ज, क्या है भैया 2 लार्ज, सो दैट देयर इज नो टाइम फॉर एक्सचेंज ऑफ हीट। यहाँ पर टाइम नहीं होता हीट एक्सचेंज करने का, ना कंप्रेस पार्ट हीट देता है रेयरफाइड पार्ट को, ना रेयरफाइड पार्ट हीट लेता है कंप्रेस पार्ट से, क्योंकि बहुत फास्ट प्रोसेस है। दूसरा क्या भैया, एयर इज इंसुलेटर, इसलिए हीट कंडक्ट नहीं कर सकती, हीट नहीं जा सकती कंप्रेसर रेयरफाइड पार्ट में। ठीक है भैया, फिर इन्होंने पीवी गामा इक्वल्स टू में के करके प्रूफ किया, क्योंकि एडियाबैटिक की एक्सप्रेशन है। तो इन्होंने देखा कि एक बार वी गामा बाहर डीपी अंदर, एक बार वी डीपी बाहर पी बाहर वी गामा अंदर, और डीके की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। वी गामा डीपी, और इसको क्या लिखोगे पी, इसकी वैल्यू याद है भैया गामा वी गामा -1 डीवी बराबर में क्या हो गया 0 आ गया। इसको यहीं पर किया तो ये क्या हुआ गामा पी, इसको गामा पी लिख दीजिए। इसको क्या लिखेंगे भैया, तो इसको लिखेंगे वी गामा अपॉन में वी, और ये क्या हो गया डीवी, और इसको इधर की तरफ ले गया तो मैं क्या हो गया भैया वी गामा डीपी, ये और ये क्या भैया कैंसिल हो गए। तो अपना क्या आ गया भैया गामा पी की वैल्यू क्या आ गई भैया डीपी अपॉन में माइनस आएगा ना, ये पूरी चीज ये और ये पूरी इसके नीचे आ गई, तो डीवी अपॉन में वी, और ये क्या होगा माइनस, क्या आ गया बल्क मॉडुलस की वैल्यू आ गई आपकी गामा पी, क्या आ गई बल्क मॉडुलस की वैल्यू ये नहीं होती, गामा पी होती है। और गामा क्या है भैया सीपी अपॉन में सीवी, और डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए जब मैं रिवीजन कराऊंगा आप देख लेना तो 1.4 होता है ये डाई एटॉमिक, क्योंकि हमारे आसपास हमारे एटमॉस्फेयर में मोस्टली गैस क्या है भैया डाई एटॉमिक है। हाँ
ये ठीक है। तो उसके बाद तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, v अपॉन में रो। तो v की वैल्यू क्या आ गई गामा p, और रो क्या आ गई भैया एयर, ये एयर प्रेशर है, ये एयर डेंसिटी है। तो वैल्यू रखी 1.4 1.01 इंटू 10⁵, और डेंसिटी ऑफ एयर क्या होती है 1.27। सॉल्व किया तो भैया 335.5 मीटर पर सेकेंड, विच इज करेक्ट वैल्यू। क्या है भैया, सो लैप्लास इज करेक्ट। ठीक है भैया। उसके बाद अब भैया फैक्टर अफेक्टिंग द वेलोसिटी ऑफ साउंड। क्या है भैया, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वेलोसिटी ऑफ साउंड को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था प्रेशर। क्या है भैया, तो भैया एक बात ध्यान रखना, प्रेशर का कोई रोल नहीं होता वेलोसिटी ऑफ साउंड में। देखिए कैसे, ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग द वेलोसिटी ऑफ साउंड। वेलोसिटी ऑफ साउंड पहला भैया प्रेशर। अगर देखिए भैया आपको पता है, हमें पता है हमारे आसपास का टेम्परेचर हमेशा क्या रहता है, समान रहता है। यानी क्या होगा, पीवी कोस में क्या होगा के, क्योंकि एनआरटी होता है, एन भी कांस्टेंट आर भी कांस्टेंट, टी भी क्या है भी हमारे आसपास का कांस्टेंट हो गया। तो भी एक काम करते हैं, पी वी को क्या लिखेंगे, मास अपॉन में डेंसिटी। क्या लिखेंगे, क्योंकि डेंसिटी क्या होता है मास अपॉन में वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होगा मास अपॉन में डेंसिटी। कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है भैया, उधर कर दीजिए, पी अपॉन में रो इक्वल्स टू में कांस्टेंट, ये कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट है, एक साथ आएंगे तो के अपॉन में एम, ये क्या होगा अनदर कांस्टेंट, इसको सी लिख दीजिए। ठीक है भैया। उसके बाद हमने क्या किया भैया, गामा पी अपॉन में रो, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया गामा से, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट हो, क्या हुआ नया कांस्टेंट कैपिटल डी। ठीक है भैया, ये कांस्टेंट हो गया। अब दोनों साइड में हमने क्या किया भैया, गामा पी रो और अनदर कांस्टेंट अंडर रूट ले लिया। क्या ले लिया, ये क्या हुआ वेलोसिटी ऑफ साउंड हो गया, और ये क्या हो गया कांस्टेंट का अंडर रूट क्या होगा कांस्टेंट ही होगा। क्या होगा, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड कांस्टेंट रहती है चाहे कोई सा भी प्रेशर हो। समझ गए भैया, प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं करती। फिर आता भैया, लिखा है किसी ने पूरा, इसके बाद क्या तूने, हाँ ठीक है भैया। उसके बाद भैया ये तो प्रेशर हो गया। फिर आता भैया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। क्या भैया, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो सेकंड है भैया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का इफेक्ट। ठीक भैया। तो आपको पता है भैया वेलोसिटी क्या होती है, नो अभी बताया था आपको, वेलोसिटी इक्वल्स में क्या होता है अंडर रूट गामा पी अपॉन में रो। ये भैया तो हमने क्या किया भैया, यहां पर हमने क्या किया, डेंसिटी की वैल्यू रख दी, गामा पी रो की वैल्यू क्या लिख दी मास अपॉन में वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा आपका गामा पी, और ये वॉल्यूम क्या होगा ऊपर जाएगा, बोला हाँ वॉल्यूम ऊपर जाएगा, एम क्या रहेगा नीचे रहेगा। अच्छा आपको पता है पीवी कोस में क्या होता है एनआरटी होता है। क्या होता है, तो पीवी की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं एनआरटी, तो वी क्या होगा भी आपका गामा एनआरटी अपॉन में क्या हुआ एम। आपको पता है ये पूरी टर्म क्या है भैया कांस्टेंट है, गामा कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, एम कांस्टेंट। तो ये पूरी टर्म क्या होगी गायब से कर सकते हो आप, इसे हटा सकते हो। तो ये जाएगा वेलोसिटी इक्वल्स टू अंडर रूट के अपॉन में अंडर रूट टी। सारे कांस्टेंट को अलग अंडर रूट में लिख दिया और टेम्परेचर को अलग अंडर रूट में लिख दिया। कांस्टेंट हटाओगे तो वेलोसिटी डायरेक्टली इक्वल टू अंडर रूट टी आ जाएगा। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर वेलोसिटी क्या होती है भैया बढ़ जाती है, टेम्परेचर बढ़ाने पर वेलोसिटी, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होती है भैया इंक्रीज कर जाती है। चीज ध्यान में रखना। ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है। फिर आ रहा भैया इफेक्ट ऑफ डेंसिटी। थर्ड है इफेक्ट ऑफ डेंसिटी, इफेक्ट ऑफ डेंसिटी। तो भैया आपको साफ साफ दिख रहा है, ठीक है भैया, कि वेलोसिटी क्या होती है अंडर रूट गामा पी होती है। ठीक है। तो भैया ऊपर वाली टर्म देखिए, जब हम इफेक्ट ऑफ डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो बाकी सारी टर्म क्या है कांस्टेंट है, केवल डेंसिटी क्या है वेरिएबल है। ठीक है। तो ये ऊपर वाली टर्म को कांस्टेंट ले लिया तो हम देखेंगे वेलोसिटी इनवर्सली इक्वल टू क्या है भैया डेंसिटी आ गया। यानी अगर किसी की डेंसिटी ज्यादा होगी तो वेलोसिटी क्या होगी कम होगी। अब देखिए भैया अगर नाइट्रोजन गैस में आप बात करोगे, नाइट्रोजन गैस के मीडियम में बात करोगे तो आपके साउंड की रफ्तार क्या होगी बहुत स्लो होगी। आपने सुना होगा बहुत ऐसा कई वीडियो भी देखी होगी कि जहां पे बंदा बोल रहा है तो उसकी आवाज बड़ी स्लो चल रही है ना। ऐसा इसीलिए होता है कि भैया जो डेंसिटी होती है उसकी वो क्या होती है भैया काफी ज्यादा होती है। ज्यादा होने की वजह से क्या होता है भैया वेलोसिटी कम हो जाती है। अगर हाइड्रोजन को हटा दूं, हाइड्रोजन में बोलूं तो हाइड्रोजन की डेंसिटी क्या होगी बहुत कम होती है, इसलिए वेलोसिटी क्या होगी बहुत ज्यादा होगी। ऐसा मीडियम जहां पर हाइड्रोजन ही होता है तो वहां पर साउंड की स्पीड क्या होगी काफी ज्यादा होगी। लेकिन ऐसा मीडियम जहां पर ऐसे गैसेस है जो कि काफी भारी है, वही वाला मीडियम है जहां पर गैसेस क्या है काफी भारी है, तो वहां पर आपकी वेलोसिटी क्या होगी भैया कम हो जाएगी। अब एक यहाँ पर छोटा सा सब टॉपिक भी है, ठीक है। इसके बाद क्या है,
ठीक है, मेन वाले तो मैंने कराई थी, ठीक है भैया, ठीक है। ठीक है, तो डेंसिटी बढ़ने पर वेलोसिटी डिक्रीज कर जाती है, ठीक है भैया। इस चीज को ध्यान रखना, इस पे छोटे क्वेश्चंस है, अगली क्लास में कराऊंगा भैया, ठीक है भैया। कल क्लास होगी मॉर्निंग, मॉर्निंग में भी इवनिंग में भी। स्कूल तो नहीं आ रहे ना आप लोग? चलो, टाटा बाय बाय।